Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। आज हम लोग इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का FreeCAD सॉफ्टवेयर में 3D मॉडल कैसे बनाते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसको जो है फ्रंट व्यू यानी कि फ्रंट प्लेन के थ्रू जो है बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखेंगे अगर ध्यान से तो फ्रंट व्यू में सबसे ज़्यादा क्लैरिटी है, सबसे ज़्यादा जो है आपको इमेज जो है क्लियरली पता चल रहा है। इस इमेज को अगर मैं जो है सिर्फ पैड कर दूँ तो मेजरली मेरा जो स्ट्रक्चर जो है बन के तैयार हो जाएगा। वेयर इज इन कंपैरिजन टू दैट अगर मैं टॉप व्यू में देखूँ तो मेरे को सिर्फ एक रेक्टेंगल दिख रहा है, उसको मैं एक्सट्रूड करूँगा तो इस तरह के बहुत सारे शेप्स को मेरे को कट करने के लिए बहुत बार जो है मेरे को कट आउट करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली अगर मैं यदि साइड व्यू में देखूँ तो साइड व्यू में मेरे को मेजरली जो एक रेक्टेंगल ही दिख रहा है और उस रेक्टेंगल के थ्रू जो है मेरे को ऐसा कोई शेप लाना होगा तो मेरे को बहुत बार जो है रिपीटेटिवली बहुत अलग अलग तरीके से कट करना पड़ेगा। सो क्यूमुलेटिवली अगर इससे देखता हूँ तो मेरे को साफ समझ में आता है कि जो है फ्रंट व्यू में मेरे को जो सारे शेप्स जो स्केच में ही मैं उसको लेके आ सकता हूँ। तो स्केच मेरे को बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा और मेरे को ज़्यादा एफर्ट लगेगा, लेकिन एक बार में ही जो है मेरा जो स्केच तैयार होगा उस पे पैड से मेजॉरिटी ऑफ द शेप जो है तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरे पास जो है सिर्फ एक ही काम बचेगा, जो छोटे जो कटआउट्स हैं, कुछ होल्स हैं, ये सब जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको मैं कवर अप करके जो है मैं अपने इस काम को कंप्लीट कर सकता हूँ। सो इसलिए इस अप्रोच से जो है हम इसको जो है बनाएंगे। अब जैसे मेरे यहाँ पे जो स्केच यहाँ पे कुछ अधूरा सा कंप्लीट रह गया तो यहाँ पे मैं कोइंसिडेंट टूल यूज कर सकता हूँ। कोइंसिडेंट टूल से दोनों को एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर लूंगा, दोनों पॉइंट को एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करना है। सो इस प्रकार से मेरा एक बेसिक स्केच बन गया है, लेकिन अभी इस स्केच के डायमेंशंस कुछ भी हो सकते हैं तो इस स्केच को रियल जो डायमेंशंस हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है उनको देना पड़ेगा। इस स्केच को चुनने के पीछे मेन एक कारण था कि जो है इस स्केच में जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे डायमेंशंस नहीं दिए हुए हैं। मतलब एक स्केच को फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के लिए बहुत सारे जगह पे आपको बार बार देखने को मिलेगा कि सारे डायमेंशंस अवेलेबल नहीं। ऐसे केस में जो है कैसे कर सकते हैं तो वो जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो हियर व्हाट वी कैन डू इज कि देखिए आपको अगर एक जगह कहीं पे डायमेंशन दिया हुआ है तो उस डायमेंशन की लाइन की लेंथ को वहां पे देखते हुए उसके रेफरेंस में जो दूसरा डायमेंशन जो मेंशन्ड नहीं है उसको रेस्पेक्टिव रेशियो के लेवल पे जो है हम ले सकते हैं। जैसे कोई एक जगह पे अगर 100 दिया हुआ है और उसका एग्जैक्ट 60% लग रहा है तो 60 mm कर दिया हमने। कहीं पे अगर जो है आपको जो 100 mm दिख रहा है उसको 40% के आसपास का लाइन दिख रहा है तो 40 mm कर दिया। कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे अजम्पशन के ऊपर जो है ताकि जो है जो शेप जो वहाँ पे दिख रहा है लगभग वही सेम शेप जो है आपको यहाँ पे भी दिखे। इस प्रकार से जो है इसको मैनेज करेंगे। तो इस स्केच को जो है इसमें जो है मेनली जो है आप जो देखेंगे कि ये जो फ्रंट व्यू वाला जो स्केच है इस स्केच को कंस्ट्रेंट करने में ही ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा इसमें जो है हमको जो है सीखने लायक कुछ चीज़ें मिलेंगी, बिकॉज इसमें बहुत सारे डायमेंशंस जो है पहले से मेंशन नहीं है। सो इन सारे डायमेंशंस को सेट करेंगे। किस प्रकार से जो है इसको जो सेट किया जा सकता है, एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच फिर भी इसको बनाएंगे और फिर ही इसको पैड करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे इस प्रकार से जो है हम ये जो जैसे आपने ये जो आर्क देखा, ये आर्क को जो है हम बनाते हुए भी चल सकते थे, बट यहाँ पे जो है उसमें जो है मेरे को जो है लाइन को ब्रेक करना पड़ता, लाइन टूल को, और फिर से जो आर्क लेकर आर्क बनाना पड़ता और फिर लाइन टूल लेकर करना पड़ता। इस कारण से मैंने यहाँ पे जो है इसको ब्रेक नहीं किया, लाइन टूल से कंप्लीट कर दिया, बाद में फिलेट टूल के थ्रू इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। इससे जो है आपका थोड़ा सा समय जो है ज़्यादा बचता है, यानी कि आप जो है जल्दी से जो है स्केच को कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम ये सब छोटी छोटी चीज़ों को जो है अगर सोचेंगे तो हमारा जो है टाइम टेकिंग जो है एक स्केच को बनाने के पीछे बचता है बहुत सारा समय। इसी चीज़ के लिए जो है हम इधर ऐसा कंसंट्रेट करते हैं। सो अब जैसे देखिए यहाँ पे जो है ये सारे डायमेंशंस जो है बहुत कम बने हैं। ये जो स्केच का जो डायमेंशंस है सारे जो थोड़े बड़े हैं इन द रेंज ऑफ 400-200 के रेंज में। तो यहाँ पे ये छोटा डिस्टेंस भी 25 mm है। तो उस हिसाब से जो है इन सब चीज़ों को जो है आप सेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे वर्टिकल जब बनाया गया था तो दिखने में वर्टिकल था, लेकिन वर्टिकल कंस्ट्रेंट जो है अप्लाइड नहीं था, तो यहाँ पे वर्टिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कर्व अप्लाई किया तो कर्व यानी कि फिलेट अप्लाई किया तो यहाँ पे आपको शेप दोनों में फर्क दिख रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे दोनों में सिमेट्री लगा सकते हैं। सिमेट्री लगाने के बाद इन की जो वैल्यूज पहले से गिवन है वो वैल्यूज को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं।
सो इस तरह से जो है धीरे-धीरे जो है आप देखेंगे कि जो है शेप आने लग जाएगा। तो इनिशियली जो है जब आपको जो है शेप इस प्रकार का जैसे दोनों जो है मिरर इमेज जैसा दिखना चाहिए है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे आपको मिरर इमेज जैसा दिख नहीं रहा है। तो ऐसे केसेस में जो है कंफ्यूज होके कुछ रुक जाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आपको इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ेंगे, तो इंडेफिनिटली आपका जो है काम आगे जो है सक्सेसफुल ही होगा। ओके, सो अब बस हमको जो है यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले, यहाँ पे जितने भी सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं, सबसे पहले तो हम वो सारे डायमेंशंस को मेंशन कर देंगे। सारे डायमेंशन जब मेंशन हो जाएँगे, तब फिर हम जो है देखेंगे कि कौन-कौन से डायमेंशंस हैं जो यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं और उन डायमेंशंस के बिना जो है इसको एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बना पाना मुश्किल है। फिर वो सारे डायमेंशंस को यहाँ पे हम जो है एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप मेंशन करते चलेंगे। सो यहाँ पे अब एक-एक करके चलते, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला डायमेंशन है, इस तरह का शेप मेरे को जो है ये कर्व का जो शेप है, यहाँ पे कैसा है और मेरे को कैसे चाहिए है। तो ये जो है इसका जो है डिग्री जो है यानी कि कर्वेचर जो है ज़्यादा हो रहा है, तो इसको जो है हम थोड़ा-सा वैल्यू कम कर देते हैं। अगर इसकी वैल्यू कम कर देंगे तो इसका जो है आपका शेप जो है सेट हो जाएगा। अभी देखिए इससे बड़ा है तो मैंने देखिए वो जो है आपका जो है चेंज हो जा रहा है। बहुत कम कर दिए तो भी जो है मीन्स उसके बहुत पास में ही कहीं पे जो थोड़ा-सा वैल्यू लेंगे तभी जो है वो सेट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 99 कुछ था तो हमने इसको 80 किया। देखिए अप्रॉक्सिमेटली जो वहाँ पे जो शेप है उसके जैसा शेप सेट हो गया है। सो दीज़ आर द थिंग्स जो हमको जो है अगर ध्यान देंगे तो जल्दी से जो है आपका जो है शेप आने लग जाता है। सो इस प्रकार से जो है अब हमको जो है सारे डायमेंशन जितने भी यहाँ पे हैं वो सारे को एक-एक करके मेंशन करते चलेंगे। सो इस प्रकार से आप देखिए नीचे के ये कुछ हिस्से बाकी हैं, यहाँ पे इनको भी जो है इसकी जो है पोजीशन को जो है सेट करेंगे। तो आपका जो है मेजरली जो आपका ये स्केच जो है ये भी स्केच एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच जो है बन के तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको भी पैड कर सकते हैं और ये एक जो है क्लोज स्केच भी है, इसमें कहीं पे ओपननेस है नहीं, तो इसलिए जो है ये एक बार में ही डायरेक्टली पैड होके तैयार हो जाएगा। इसकी डिस्टेंसेस सारे जो है हमने मेंशन कर दिए, ये बन गया है। अब हम इसको पैड कर देंगे। पैड की वैल्यू हमको जो है टॉप व्यू से मिल जाएगा। टॉप व्यू में दिया हुआ है 200 mm, तो हम जैसे इसको 200 mm करेंगे उससे पहले इसको सिमेट्री कर देंगे। सिमेट्री करके अब हम जो है आगे नेक्स्ट व्यू की ओर बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ में और क्या चीज़ें दिख रही हैं, तो देखिए यहाँ पे टॉप व्यू में हम जो अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो है एक शेप बना हुआ है जो कि जो है वहाँ उस फेस से ऊपर उठा हुआ है, और इस पर्टिकुलर टॉप फेस पे जो यहाँ पे अभी मेरा मार्कर है या माउस है वहाँ पे जो है एक और कटआउट। तो ये दो कटआउट डायरेक्टली एक बार में दिख रहा है जो कि फ्रंट व्यू में भी दिख रहा है और टॉप व्यू में भी दिख रहा है। इवन आप अगर ध्यान से देखें तो वो जो है साइड व्यू में ऑब्वियसली दिख रहा है। तो पहले इन दोनों चीज़ों को जो है बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है एक हिस्सा जो है रेक्टेंगल है, सिंपली उसको जो है पॉकेट करके कट आउट किया गया है। उसके बाद वाला हिस्सा जो है वो जो है एक्चुअली ग्रूव करके जो है कट किया गया है। तो एक ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल को जब ग्रूव करके जो एक्सिस के आउट कट करेंगे तो उस टाइप का जो है शेप बन जाएगा जो कि आपको टॉप व्यू में दिख रहा है और फ्रंट व्यू में दिख रहा है। तो सबसे पहले तो जो है ऑब्वियसली इसको जो है 2 बार में बनाना पड़ेगा। पहले जो है अगर रेक्टेंगल बना के उसको आप जो है पॉकेट करेंगे, वो एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरी बार में ग्रूव में वो बनेगा। ओके, सो अब ये जो इस प्रकार से जो है ये रेक्टेंगल बन चुका है। अब इसको जो है एक बार जो है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे मैं टॉप व्यू किया तो देखिए पलट गया। इससे क्या पता चलता है कि जो है जब हमने स्केच का सरफेस पिक करके स्केच किया था तो ये ओरिएंट होके इस तरह से मिला था। तो अगर मैं ऐसे बना देता तो फिर जो है जब मैं इसको बाहर लेके आता तो मेरे को दिखता कि ये जो है अदर साइड जो है बन जा रहा है, तो मेरे को फिर से काम करना पड़ता। इसलिए मैंने इसको अभी यहाँ पे जो है चेंज कर लिया। आप मेरे को इसको और कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डबल लाइन दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में फ्रंट प्लेन में आप अगर फ्रंट व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे एक तो जो है स्टेप था, जो आर्क के ऊपर एक स्टेप जैसा बना हुआ है। यही स्टेप की वजह से जो है ये आइडेंटिफाई हो गया। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, इन चीज़ बारीकियों पर अगर ध्यान देंगे तो आपको बहुत इजीली जो है बनने लग जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे हमने इसको जो है पॉकेट कर दिया है। अब अगला स्टेप हम यहाँ पे जो है
इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे एक जो सर्कल जो दिख रहा है, ये होल को भी जो हम यहाँ बना लेते हैं। हमारे पास अलग से होल टूल भी होता है, आप चाहें तो होल टूल यूज करके उसको यहाँ प्रॉपरली प्लेस करके होल टूल की मदद से इस होल को जो है क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली एक सर्कल की मदद से इसको एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बना के इसको जो है कंप्लीट पॉकेट करने वाला हूँ। तो इस प्रकार से सर्कल बन गया, इसको जो है पॉकेट करेंगे, थ्रू ऑल पिक करेंगे क्योंकि आगे तक पूरा ही मेरे को मटेरियल खाली करना है। सो इस प्रकार से करने के बाद इसको ओके करेंगे। अब फिर से हम नेक्स्ट स्केच की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो आपको जो टॉप व्यू में अलग से दिख रहा है, ये कर्व जैसा जो एक ऑब्जेक्ट, इस कर्व जैसा ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप लाइन टूल की मदद से बना सकते हैं और आर्क टूल की मदद से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। पहले ही रेक्टेंगल बना लेता हूँ। रेक्टेंगल बनाने के बाद उसके ऊपर आर्क टूल से उसको जो है माउंट कर दूंगा। उससे जो है क्या फायदा होगा कि मेरे को जो है यहाँ पे एक ही बार में तीनों लाइंस जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएंगी। एक एक्स्ट्रा लाइन जो रहेगी उसको मेरे को जो है डिलीट करना पड़ेगा या ट्रिम करना पड़ेगा। सो इस प्रकार से जो है मेरा जो है पूरा स्केच जल्दी से बन जाएगा और इस तरह से मेरे को जो है कम समय लगेगा। आप किसी और तरीके से भी इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से नए नए तरीके देख सकते हैं। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे जो है इसके सारे डायमेंशंस मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे जो जो डायमेंशंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, पहले उन डायमेंशंस को ऑब्वियसली फिर से जो है सेट कर देंगे। उन डायमेंशंस को सेट करने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो वो आप यहाँ पे, जैसे कि हम इससे पहले वाले स्केच में भी जो है जब बेस स्केच हमारा बन रहा था वहाँ पे भी हमने कुछ अजम्पशंस किए थे, वैसे यहाँ पे भी कुछ अजम्पशंस फिर आगे कर लेंगे। सो यहाँ पे इस प्रकार से जो है कुछ बेसिक डायमेंशंस जो हमारे पास पहले से यहाँ पे दिया हुआ है वो सारे डायमेंशन के साथ ये हमारा एक स्केच बन गया। अब हम इसको जो है इसको कंस्ट्रेन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। सो यहाँ पे मैंने जैसे इस प्रकार से डायमेंशन लिया, इसको जो है करके देखेंगे तो अगर जैसे इसकी जो है दूरी अगर सही लगती है तो हम इतना रखेंगे, नहीं तो और इसको कम करके जो है इसको पास लेके आएंगे। यही सारी छोटी छोटी चीज़ों को जो है हम ध्यान देके जो है इसका जो है शेप जैसा वहाँ पे दिख रहा है उसके बहुत करीब लेके आने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे भी जो है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है बोल रहा है बाकी है, लेकिन ये जो है ऑलरेडी कंस्ट्रेंट यहाँ से जो है हमने जो है 70 mm के रूप में दे दिया है। तो इसलिए अब जो है सर्कल के सेंटर से उसकी जो है दूरी नहीं चाहिए। ये मैंने ड्रैग किया तो मेरे को दिख गया कि यहाँ पे जो है इनका कोइंसिडेंस नहीं हुआ। कोइंसिडेंस किया, ये फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन गया। अब हम इसको जो है पैड करेंगे। पैड करने के बाद जैसे कि आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में दिख रहा है एकदम वैसे ही अगर दिखने लग जाए तो जो है आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है सही बना है। मेरे को यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा गैप जो है ज़्यादा लग रहा है कंपेयर टू जैसा फ्रंट व्यू में दिख रहा है, तो शायद मेरे को इस गैप को जो थोड़ा सा कम करना चाहिए। गैप के साथ तो बना है, डेफिनेटली है, क्योंकि ये आर्क है। आर्क के साथ एकदम से जो है वहाँ पे अगर आप फ्रंट व्यू में ध्यान से देखें तो वो उस प्रकार से उसके साथ में जो है एकदम से जो है दोनों के बीच में दूरी दिख रही है साफ से। तो इसको और थोड़ा पास कर दिए हैं। अब इसको जो है यहाँ पे फिर से एक बार जो है एज इज ऑप्शन होता है, एज इज ऑप्शन को करके देखते हैं तो अब ये जो थोड़ा सा ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है। तो इस तरह से इसको जो है यहीं पे इसको जो है रोकते हैं और नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप के रूप में देखिए यहाँ पे आपको जो है दिख रहा है कि यहाँ पे डबल लाइंस बनी हुई है। ये डबल लाइन का मतलब ही जो है एज पे जो है फिलेट का एप्लीकेशन है। इस तरह के फिलेट से यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर जो अभी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ये इसके साथ इसकी जो है पकड़ मजबूत होती है, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा फिलेट दिया जाता है ताकि जो है अगर किसी प्रकार का जो है किसी एंगल में जो है फोर्स अप्लाई होता है तो भी ये जो टूट के अलग होके निकल नहीं जाएगा। तो इस तरह के फिलेट से यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ मिलती है। अब जो मैं आपको इससे पहले बता रहा था तो जो रेक्टेंगुलर कटआउट जो ऊपर से हमने किया था उसका एक और हिस्सा जो है ग्रूव के रूप में ये बाकी है। तो ये ग्रूव करके देखते हैं, इसके बाद इसमें जो है रिजल्ट को देखेंगे। अब इसमें जो है अक्सर जो है FreeCAD सॉफ्टवेयर में एक दिक्कत आती है कि जो है उसमें रिवॉल्व में आपको एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस प्रकार से एक्सिस का ऑप्शन दे देता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दे देता है। यहाँ पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है मेरा तो बहुत नीचे है और वहाँ उसके अबाउट घूमेगा तो जो है मेरा आउटपुट नहीं आएगा। मेरे को चाहिए, मैंने जो स्केच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है वही लाइन जो है एक्ट करना चाहिए स्केच के लिए एज अ एक्सिस, तो ही जो है मेरे को एग्जैक्ट जो है जो मेरे को चाहिए आउटपुट वैसा मिल पाएगा। तो हम यहाँ पे इसको जो है सबसे पहले रिवॉल्व टूल पिक करेंगे और एक्चुअली यहाँ पे ग्रुव पिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे मटेरियल पहले से एग्जिस्ट करता है, मटेरियल को हमको रिमूव करना है। देखिए जैसे मैंने जो है एक्स एक्सिस पिक किया तो नीचे एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो कटिंग कर रहा है, जिस कारण से मेरे को जो आउटपुट जैसा देखना है वैसा मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे जो एक्चुअली जो ये जो है मेरा कर्सर है वहाँ पे जहाँ पे कि अभी स्केच की वजह से जो है हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे जो है मेरे को अगर जो है ये मिलेगा तो मैं जो है एक बार में इसको जो है ये इसी जगह पे जो लाइन है तो ये जो है एग्जैक्टली वैसे ही आउटपुट दे पाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी एक कमी है सॉफ्टवेयर एंड से, फिर भी अगर इसमें सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार से अगर इस चीज़ को जो है कंप्लीट किया जा सकता है तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इसको अपडेट करूँगा। अभी हाल फिलहाल में इसका जो है कोई जो है अदर ऑप्शन जो है मेरे को अभी तक दिखा नहीं। तो मूविंग अहेड हम अगला हिस्सा जो है यहाँ पे टारगेट करेंगे। यहाँ पे देखिए एक लाइन है, इस प्रकार से मैं इस लाइन को बना सकता हूँ। इस लाइन को मेरे को जो है अगेन क्लोज स्केच बनाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू की जो स्टिफनर या जो है रिब की तरह जिसके थ्रू जो है ये लाइन से ही जो है ये पूरा बन जाए। तो हम यहाँ पे इसको पूरा जो है राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ही बनाएंगे और इसकी जो है पोजीशनिंग जो है फिक्स करेंगे। फिक्स करने से फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच भी हो जाएगा और इसकी जो है पोजीशनिंग जो वहाँ पे एग्जैक्टली फिक्स हो जाएगी। नहीं तो ये जो बीच में जो गैप आ रहा है ये गैप दिखेगा कि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए हैं। ये अब देखिए इस प्रकार से जैसे हमने इसकी जो पोजीशन फिक्स की है जो है अटैच होता चला जा रहा है। एजेस जो है अब जो है अलग अलग नहीं है, इवन वर्टेक्स भी जो है पूरी तरह से जो है लाई करने लग जाएगा जैसे हम इसकी जो है एक्चुअल डिस्टेंस को जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो इस प्रकार से ये जो है पूरा जो है एक कंप्लीट जो है स्केच जो है फिर से ये भी फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा। बाकी यहाँ पे फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको यहाँ पे मेनली जो है दोनों जो इंक्लाइन लाइन के दोनों वर्टेक्स हैं उनको प्रॉपरली शो करना ही इम्पोर्टेंट था। अभी जैसे इतना बन चुका है, अब हम इसको जो है ऑब्वियसली सिमेट्री करके जो है इसको दोनों तरफ इक्वल जो वैल्यू दिया है 40 mm उतने का हम यहाँ पे पैड कर देंगे। अब ये ऊपर यहाँ पे फ्रंट व्यू में और एक चीज दिखेगा, यहाँ पे इस प्रकार का कुछ स्लॉट कटा हुआ है, उसके लिए भी यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद उसको जो है पैड करेंगे। सर्कल बना के उसको जैसे ही पैड करेंगे तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि यहाँ पे इसका दूरी 15 mm है कि नहीं है। सो यहाँ पे जो है आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा लाइन खींच के देख सकते हैं, लाइन का लेंथ मेजर कर लीजिए तो इजीली आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज जो है आप यहाँ पे ये जो इंक्लाइन लाइन बनी हुई है इसमें, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में इस इंक्लाइन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है डायमेंशन लेने के लिए, इसलिए हमको ऐसी करने की ज़रूरत है। बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर में जो है इंक्लाइन लाइन को रिकॉग्नाइज करता है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली भी जो है उसकी दूरी को बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी जो है डिस्टेंस को जो है देखेंगे कि कितने थिकनेस का जो है इसको जो है पॉकेट करना है और उसने 20 mm का पॉकेट करके इसको जो है ओके कर देंगे। ये आपका बन के तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से जो है अब हम चेक करते हैं कि हमारा और क्या क्या बच गया। तो यहाँ पे मेजरली देखिए हमने सभी कुछ बना लिया है, एक ही हिस्सा जो हमारा जो है ग्रुव जो नहीं हो पाया वही बस हिस्सा जो है बचा रह गया है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट सब पूरा हो चुका है। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।